हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें कि हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉडल पेपर मतलब मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने, और इसमें मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी एग्रोनॉमी के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के क्या क्या मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आप लोगों का लगभग 90% आप लोगों का सिलेबस इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या बताया गया कि एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही कॉमन बात है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों को पता भी होगा पहले से। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मौसम विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। मौसम विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी को भी कहते हैं। तो वायुमंडल की निचली परत में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तन की जानकारी को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तन की जानकारी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो इसको बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि वायुमंडलीय दबाव को मिलीबार में मापते हैं। मतलब इससे किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। और किस में मापते हैं? तो मतलब मिलीबार में मापते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है PAR, पार जिसे बोलते हैं। पार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, इसे कहते हैं, ठीक है। और भी कई यहाँ पर आप लोगों को पैरोमीटर दिए गए हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। 5वें नंबर पर दिया गया है कि पायरेनोमीटर क्या होता है? टोटल रेडिएशन मापता है हमारी। 6 नंबर पर दिया गया है पायर पायर हेलियोमीटर, मतलब डायरेक्ट रेडिएशन जो होती है वो आप लोगों की मापता है। 7th में रेडियोमीटर क्या होता है? ये नेट रेडिएशन मापता है, जो आप लोगों की होती है। और इसके बाद आता है डिफ्यूजोग्राफ, मतलब इनडायरेक्ट रेडिएशन जो होती है उसको मापता है ये, ठीक है। 9 नंबर में आप लोगों को पॉइंट दिया गया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता जिसे कहते हैं, इसको किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इस वीडियो में एक ही वीडियो मैंने पूरे आप लोगों के सिलेबस की चर्चा की हुई है। तो ये वीडियो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करिए और एग्जाम देने से पहले इसे एक बार जरूर देख कर जाइए, जिससे आप लोगों का पूरा रिविजन हो जाएगा अब तक कि आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिए, वरना आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं और क्या दिया गया है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम पर घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। इसे शॉर्ट में कहा जाता है AH, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसके बाद आता है जलवाष्प का भार बटे वायु की मात्रा, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नंबर 10 पर आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मतलब विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम पर किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं SH, वेट ऑफ वाटर वेपर, एंड अपॉन वेट ऑफ एयर इंक्लूडिंग वेपर, मतलब जलवाष्प का भार, वाष्प सहित हवा का भार जो होता है वो क्या होता है। इस प्रकार से इसके फार्मूले के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसे RH बोलते हैं। RH का इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इंटू 100, मतलब ये इसका फार्मूला दिया जाता है, इसे ग्राम पर किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। आगे दिया गया है कि सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटेड ह्यूमिडिटी। सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो इसे साइक्रोमीटर से मापते हैं। नंबर 13 पर दिया गया अगला पॉइंट है आर्द्रता ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्लांट ग्रोथ, मतलब वृद्धि एक इनवर्जिबल क्रिया है, ठीक है। ये आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है और ये क्यों होती हैं इनके बारे में आप लोगों को अभी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग अपने मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है डेवलपमेंट, विकास एक आप लोगों की चल क्रिया है, मतलब रिवर्सिबल क्रिया होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है पीजीए क्या होता है? तो ये होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होता है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट दिया गया है कि C3 पौधों में प्रकाश श्वसन की दर अधिक पाई जाती है। C3 पौधों में क्या होता है, प्रकाश श्वसन की दर पाई जाती है। अब C3 जो प्लांट होते हैं इनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए, ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि C3 प्लांट कौन कौन से होते हैं, इनके क्या होता है, क्या कौन कौन सी क्रिया होती है इनमें। तो जैसे गेहूँ, धान, सोयाबीन, मटर और जो होते हैं ये आपके C3 प्लांट में आते हैं। नंबर अगला पॉइंट दिया गया है कि C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण दर जिनमें अधिक होती है ये C4 प्लांट कहलाते हैं। इनमें आती है मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, ये आपके C4 प्लांट कहे जाते हैं। अगला आता है आपका कैम प्लांट। कैम प्लांट क्या होता है, क्रॉस लेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है कैम प्लांट का, क्रॉस लेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें आता है कैम प्लांट की जल उपयोग दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। और कैम प्लांट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बांस, अनानास और केवड़ा आदि होते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है पीजीआर। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है, मतलब पौध वृद्धि कारक होते हैं। अगला पॉइंट आता है आप लोगों का फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। इनको आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ के जाना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे आप लोगों का क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए जल्दी से, और आप लोगों को अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सकेगी। ठीक है, अब इसमें जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 आता है ऑक्सिन, नंबर 2 पर आता है जिब्रेलिन, नंबर 3 पर आता है साइटोकाइनिन, नंबर 4 पर आता है एब्सेसिव एसिड, एंड नंबर 5 पर आता है इथाइलिन। ठीक है, ये आप लोगों के क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं। अब इनमें से क्या होता है, इनमें से पढ़ लीजिए। इनमें से जो 3 होते हैं आप लोगों की ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, और जो 2 होते हैं ये ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं वृद्धि प्रवर्धक होते हैं, जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, जो 3 होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये तीनों आप लोगों के ग्रोथ प्रमोटर मतलब वृद्धि प्रवर्धक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें आता है सबसे और नंबर जो 2 बचते हैं आपके एब्सेसिव एसिड और इथाइलिन। ये आपके क्या होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब वृद्धि मंदक होते हैं, मतलब ये वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऑक्सिन जो है हमारा, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन का उपयोग पौधों में सेल इनलार्जमेंट, कोशिका दीर्घीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करता है, कोशिका को बढ़ाने के लिए मतलब दीर्घीकरण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर पॉइंट पर इस पर बात करते हैं कि इसका उपयोग कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसका उपयोग क्या होता है, कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि के उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब नंबर 2 पर आता है आप लोगों का जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर पहला पॉइंट दिया गया है कि इसकी खोज जापान में 1930 में हुई थी। सर्वप्रथम इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फफूंदी से निकाला गया था। इसकी खोज 1930 में हुई थी, कहाँ पर, जापान में हुई थी, जिसे कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फफूंद से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जिब्रेलिन पड़ा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि इसके प्रयोग से अधिक फूल लगते हैं तथा नई पत्तियों का फैलाव होता है, और इंटरनोड दीर्घीकरण के लिए भी उपयोगी होते हैं। इंटरनोड इनके दीर्घीकरण के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। नंबर 3 पर पॉइंट दिया गया कि अधिकतर पौधों में GA3 अधिक उपलब्ध रहता है तथा यह सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए भी काम आता है। अब ये सुषुप्तावस्था को भी हमारी तोड़ने के लिए काम आता है। कौन सा आता है, आपका हार्मोन जिब्रेलिन आता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है कि इसकी खोज सर्वप्रथम 1964 में मक्का के बीज में की गई, जिसे जियाटिन नाम दिया गया, अगला दिया गया कि साइटोकाइनिन का उपयोग टिश्यू कल्चर में अधिक किया जाता है। साइटोकाइनिन जो होती है इसका कल्चर कौन से कल्चर में, मतलब टिश्यू कल्चर में इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट आता है कि साइटोकाइनिन का उपयोग कोशिका विभाजन, भ्रूण विकास तथा फलियों की सुषुप्तावस्था को भंग करने में भी साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी मतलब जिब्रेलिन का भी सुषुप्तावस्था को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और साइटोकाइनिन का भी इसका प्रयोग आप लोगों सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं कि एब्सेसिव एसिड। एब्सेसिव एसिड क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया कि इसका प्रयोग पौधों में एब्सेसियन लेयर मतलब वियोजन परत जो होती है इसका निर्माण करने में सहायक होता है। नंबर 2 पर पॉइंट में दिया गया कि एब्सेसिव एसिड को प्रमुख रूप से वृद्धि अवरोधक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग एंटी ट्रांसपेरेंट उत्तेजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि एथिलीन एक बची है, तो एथिलीन के बारे में देखते हैं। तो एथिलीन क्या है? एथिलीन एक गैस होती है, इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, ये सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसके प्रयोग से पौधों का कम दीर्घीकरण तथा फसल इसमें शीघ्र लगती है। ठीक है, ये आप लोगों के मैंने सभी हार्मोन्स जो है थे आप लोगों के पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते रहिए और जितना हो सके इसे शेयर जरूर करते रहिए, जिससे सभी लोगों की मदद हो सके, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन इसमें अधिक से अधिक पूछे जाने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट में क्या आता है? बीज और बीज का रंग। ये भी आप लोगों से यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बीज और बीज का जो रंग होते हैं, इनसे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड होते हैं, इनके जो बैग का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? तो सुनहरा पीला, मतलब सुनहरा और पीला होता है। ठीक है, अब फाउंडेशन सीड जो होते हैं, इसके बैग का रंग जो होता है ये सफ़ेद होता है। सर्टिफाइड सीड के मतलब जो होते हैं, सर्टिफाइड प्रमाणित बीज होते हैं, इसके होते हैं ओपल ब्लू, मतलब हल्का ब्लू या बैगनी कह सकते हैं। और रजिस्टर्ड जो होते हैं बीज, इनका होता है हरे रंग का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों के बीजों के रंग, मैंने यहाँ पर बता दिए हैं जो कि आप लोगों को पता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें आती है कॉस्ट वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर। कॉस्ट वैल्यू जो फर्टिलाइजर होती है, खाद का जो इकाई मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो कौन से फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो यूनिट वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर मतलब होता है बराबर कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज अवेलेबल। तो इसमें आप लोगों को हिंदी में बताते हैं कि खाद का इकाई मूल्य होता है 1 टन खाद का मूल्य बटे खाद में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा के बराबर होता है। ये इसका होता है आप लोगों का खाद का इकाई मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आता है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट को जो ज्ञात करते हैं वो किससे ज्ञात करते हैं? तो वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर मतलब वेट ऑफ फर्टिलाइजर, खाद का मूल्य बटे खाद के भार से इसकी यूनिट कॉस्ट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों के यहाँ पे आते हैं कुछ जीवाणुओं के बारे में। जीवाणुओं के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं, ये भी आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसमें आता है राइजोबियम जीवाणुओं के द्वारा लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसमें एजेटोबैक्टर द्वारा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और इसमें क्या दिया गया? नीलहरित शैवाल, हाँ BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्जाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्जाई। तो ये नीलहरित शैवाल निम्नवर्तीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अब नीलहरित शैवाल BGA के द्वारा 20 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण भी होता है। ठीक है, 20 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर का इसमें स्थिरीकरण किया जाता है। एजोला क्या होता है? एजोला 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिर करता है। और एजोला क्या होता है? एजोला एक आपका जलीय फर्न होता है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप लोगों को पढ़ने जाए। इसके बारे में देखते हैं, नीचे कुछ इसके फुल फॉर्म भी दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके फुल फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि BGA क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, ब्लू ग्रीन एल्जाई होता है, जिसे कि नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है PSB क्या होता है? फॉस्फेट सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब जो फॉस्फोरस में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं फॉस्फेट सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया। नंबर 3 पर आता है PAM क्या होता है? फॉस्फोरस एब्जॉर्बिंग माइकोराइजा होते हैं। VAM क्या होते हैं? एवेस्कुलर माइकोराइजा। PET पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन होते हैं, PET इसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है, मतलब नमी प्रतिशत होता है, वो क्या होता है? WS1 माइनस WS2 अपॉन WS1 इंटू 100 होता है। तो इसमें देख लेते हैं। अब S1 क्या होता है? S1 होता है वेट ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब गीली मृदा का सॉइल सैंपल। ठीक है, और इसके बाद S2 होता है जो ड्राई वेट ऑफ, मतलब सूखा भार होता है सॉइल मृदा का, मतलब जो सैंपल के लिए मिट्टी लाई जाती है उसका जो होता है सूखा भार होता है। ये आपका नमी प्रतिशत निकालने का जो होता है ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन जो होता है पानी का पत्ती से भाप बनकर उड़ना, क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भूमि से भाप बनकर, यहाँ पर पत्ती से भाप बनकर जो उड़ता है पानी, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भूमि से भाप बनकर उड़ना इवेपोरेशन कहलाता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक आप लोगों का ये फार्मूला दिया गया है, WR वाटर रिक्वायरमेंट का फार्मूला दिया गया है। तो WR बराबर IR प्लस ER प्लस S, मतलब क्या होता है? WR होता है वाटर रिक्वायरमेंट, IR होता है इरीगेशन रिक्वायरमेंट, ER होता है इफेक्टिंग रेनफॉल एंड S होता है अवेलेबल वाटर इन सॉइल।
ये सब आप लोगों के, ये था आपका वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जल उपयोग दक्षता का ज्ञात करने का फार्मूला था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। सरफेस इरिगेशन कितनी प्रकार की होती है, मतलब इरिगेशन जो होती है मुख्य रूप से सरफेस सिंचाई, एक सतही सिंचाई हो गई, स्प्रिंकलर मेथड मतलब बौछारी सिंचाई, नंबर 3 पर आती है ड्रिप इरिगेशन मतलब टपक सिंचाई जिसे कहते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मोस्ट वाटर सेविंग मेथड होती है ड्रिप इरिगेशन, मतलब इसमें सबसे कम पानी बचत होता है। पानी की जो सबसे कम बचत वाली जो विधि होती है वो क्या होती है, ड्रिप इरिगेशन कही जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें बताया गया कि वीड वर्ड गिवन बाय, वीड वर्ड जो खरपतवार शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जेंथ्रो टोल के द्वारा दिया गया था, जेंथ्रो टोल के द्वारा दिया गया था। ये आप लोगों से अगर कभी पूछा जाता है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दी गई झूम खेती या स्थानांतरण से मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि किसी स्थान पर वृक्षों झाड़ियों को काटकर जलाकर उस पर खेती करने की क्रिया जो होती है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कही जाती है, मतलब किसी स्थान पर वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर या जो जंगल होते थे उनको काटकर जलाकर वहाँ पर क्या किया जाता है, तो खेती शुरू कर दी जाती थी। इसे कहते थे मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक दर से दूसरे स्थानांतरण खेती या झूम खेती भी इसे कहते थे। नंबर 2 पर आती थी एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होती है, गली फसल मतलब रोपित वृक्षों और झाड़ियों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों की खेती करना जो होती है वो गली फसल मतलब एले क्रॉपिंग कहलाती है। एले क्रॉपिंग क्या होती है, रोपित फसलों और झाड़ियों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों की खेती करना जो होती है वो एले क्रॉपिंग कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बस इतना ही था, यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, तो महान कृपा होगी।